नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का साइंस टुडे क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए, इस चैनल के ऊपर हमने 12th क्लास की बायोलॉजी अर्थात 12वीं कक्षा की जीव विज्ञान प्रारंभ कर दी है। तो सभी बाबू सोना को छोड़कर लग जाइए पढ़ाई में हमारे साथ, ठीक है। तो हम पढ़ा रहे हैं आपको 12th क्लास की बायोलॉजी, 12th क्लास की बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4, जीव प्रौद्योगिकी। 5 नंबर की यूनिट है, इसमें से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। नहीं पढ़ोगे तो 5 नंबर का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो सभी बाबू सोना को छोड़कर आ जाओ और पढ़ो मेरे साथ बायोलॉजी, ठीक है। पढ़े, स्टार्ट करें, चलो ठीक है। इधर आप देखिए 16वां नंबर का जो हमारा चैप्टर है, अध्याय नंबर 16। इससे तो दिखेगा ही नहीं, ये सही है, काले से लिखेंगे। पादप उत्तक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर जो यूनिट नंबर 4 है, उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी। उसमें से हर साल लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 16वें नंबर का जो चैप्टर है, पादप उत्तक संवर्धन, प्लांट टिश्यू कल्चर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पादप उत्तक संवर्धन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, उत्तक संवर्धन, ठीक है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, ठीक है। जैसे कि त्वचीय उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिकीय उत्तक, ठीक है, उपकला उत्तक, रक्त उत्तक, अस्थि उत्तक, उपास्थि उत्तक, ठीक है। तो एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पादपों के अंदर भी उत्तक पाए जाते हैं। अभी तक मैंने जितने भी उत्तकों के नाम लिए, ये जंतु उत्तक है। पादपों के अंदर भी कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, जिसे उत्तक कहते हैं। और उन उत्तकों के संवर्धन के द्वारा पूरा का पूरा एक नया पादप प्राप्त कर लेना ही पादप उत्तक संवर्धन कहलाता है। इसमें देखिए, हमने इस चैप्टर के बारे में डिस्कस इससे पहले वाली क्लास के अंदर भी किया था। जो इससे पहले वाली जो क्लास थी, उस क्लास के अंदर आपको ये बताया गया था कि 1665 के अंदर जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने पादप कोशिका की खोज की थी। कि 1665 के अंदर जो रॉबर्ट हुक है, उन्होंने पादप कोशिका की खोज की थी। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जंतु कोशिका की खोज की थी। उसके बाद में हमने देखा कि 1839 के अंदर जो स्लीडेन और स्वान हैं, उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। फिर उसके बाद में जो रुडोल्फ विर्चो हैं, उन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या किया, जो स्लीडेन और स्वान का जो कोशिका सिद्धांत था, उसमें सुधार करके 2-4 बातें और जोड़कर उसमें मक्खन घी वगैरह लगाकर अपना एक नया सिद्धांत दे दिया, जिसका नाम था आधुनिक कोशिका सिद्धांत, ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो के आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अंदर 4 महत्वपूर्ण बातें बताई गई है कि कोशिका बॉडी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। जो नई कोशिका होती है वो पुरानी कोशिकाओं से ही बनती है। सभी उपापचयी क्रियाएं कोशिकाओं में ही संपन्न होती है और कोशिकाएं ही वह साधन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अर्थात आनुवांशिक सूचनाओं को लेकर जाती है। उसके बाद में हमने देखा कि जो मॉर्गन है उन्होंने 1909 के अंदर टोटिपोटेंसी शब्द दिया। जो मॉर्गन है उन्होंने 1909 के अंदर टोटिपोटेंसी शब्द दिया।
मॉर्गन ने 1909 में टोटिपोटेंसी अर्थात पूर्ण शक्तता शब्द दिया। दरअसल कुछ कोशिकाओं के अंदर ऐसी क्षमता पाई जाती है, अगर उन कोशिकाओं का संवर्धन करवाया जाए तो पूर्ण पादप को ही विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार की सेल को टोटिपोटेंट सेल अर्थात पूर्ण शक्त कोशिकाएं तथा इनके इस गुणधर्म को टोटिपोटेंसी अर्थात पूर्ण शक्तता कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम गोटलिब हेबरलैंड ने ही बताया कि अगर पूर्ण शक्त कोशिका का संवर्धन करवाया जाए तो संपूर्ण पादप को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं पादप उत्तक संवर्धन के बारे में। पादप उत्तक संवर्धन। क्या है पादप उत्तक संवर्धन? प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, पादप की कोशिका जैसे सेल, उत्तक इसको बोलेंगे टिश्यू। पादप की कोशिका उत्तक या पादप के किसी भाग जैसे जड़, तना, हाँ रख देंगे, जैसे जड़, तना, पत्ती, जैसे जड़, तना, पत्ती, अंडाशय आदि का पोषक माध्यम पर निर्जर्मीकृत अर्थात स्टेराइल व नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन करवाकर नए पादप प्राप्त करना ही पादप उत्तक संवर्धन कहलाता है। जैसे कि हम एक डायग्राम के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, दरअसल जो पादप उत्तक संवर्धन की प्रक्रिया होती है वो इन विट्रो होती है, किसी पात्र के अंदर संपन्न करवाई जाती है। और वो पात्र क्या हो सकता है? कोई फ्लास्क हो सकता है, कोई बीकर हो सकता है, कोई प्लास्टिक की बाल्टी हो सकती है, कोई प्लास्टिक का गिलास, मग्गा या कांच का गिलास या मग्गा हो सकता है, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोई टेस्ट ट्यूब या परख नली भी हो सकती है। तो पादप उत्तक संवर्धन के अंदर काम में लिया जाता है टेस्ट ट्यूब को। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया जाता है? रेत वगैरह भर ली जाती है, रेत ले ली जाती है। आजकल कुछ रासायनिक पदार्थ भी उपलब्ध है बाजार के अंदर, जो रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, उत्तकों के साथ में वो रिएक्शन नहीं करते हैं, उत्तकों को खराब नहीं करते हैं और लंबे समय तक पोषण भी प्रदान करते रहते हैं। पोषक माध्यम के रूप में उन रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर आप देखिए रेत है, यहाँ पर हमने कोई ले लिया पादप उत्तक, ये मैंने पादप का कोई टुकड़ा ले लिया। ठीक है, जड़, तना, पत्ती या कुछ भी टुकड़ा ले लिया। ठीक है, उत्तक है ये है रेत। माध्यम, ऊपर से मैं इसमें कुछ पोषक पदार्थ डाल रहा हूँ
जैसे जल, नारियल पानी, अन्य पोषक पदार्थ। देखिए आप ध्यानपूर्वक, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर रेत ले ली, थोड़ी सी, क्या ले ली, रेत ले ली, और इस रेत के ऊपर हमने जिस पादप के जिस उत्तक का संवर्धन करवाना है उस उत्तक को हमने इस रेत के ऊपर ले लिया, ठीक है। ट्रेन को भी अभी ही आना था, कोई बात नहीं, ट्रेन को जाने दो, ठीक है। हाँ, तो इधर आप देखिए एबली है ये भी, अब इधर आप देखो ट्रेन वाला भी एबली है। अब इधर देखो इधर आप देखिए एक टेस्ट ट्यूब ले ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, रेत ले ली, थोड़ी सी मात्रा के अंदर क्या ले ली, रेत ले ली, ठीक है। और इसके ऊपर जिस पादप के जिस भी उत्तक का संवर्धन करवाना है, कल्चर करवाना है, उस उत्तक को ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद में क्या किया, ऊपर से कुछ पोषक पदार्थ डाल रहे हैं यहाँ पर, जैसे वो क्या हो सकता है, जल हो सकता है, नारियल पानी, और साथ में कुछ अन्य प्रकार के जो रासायनिक पोषक पदार्थ है वो यहाँ पर डाले जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ भी डाले जा रहे हैं जो यहाँ पर निर्जमीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं को भी नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये रेत ली है जिसके ऊपर उत्तक का संवर्धन करवाया जा रहा है, टेस्ट ट्यूब में ली गई, अर्थात पात्र में ली गई रेत, पात्र में ली गई रेत जिसके ऊपर उत्तक का संवर्धन करवाया जा रहा है, कल्चर करवाया जा रहा है, उस रेत को ही क्या बोलेंगे, संवर्धन माध्यम कहेंगे। और जब इसके अंदर पोषक पदार्थों को मिला दिया जाता है तो संवर्धन माध्यम को पोषक माध्यम भी कह सकते हैं। तो संवर्धन माध्यम को क्या कहेंगे, पोषक माध्यम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आई होप आपको प्लांट टिश्यू कल्चर पादप उत्तक संवर्धन की परिभाषा समझ में आई होगी कि पादप की कोशिका जैसे सेल ले ली, ठीक है, पादप का कोई उत्तक ले लिया, मतलब उसकी कोई टिश्यू ले लिया, ठीक है, उसके बाद में उसका कोई शरीर का भाग ले लिया जैसे जड़, तना, पत्ती, ठीक है, और उसको क्या कर रहे हैं, उसका पोषक माध्यम पर, ठीक है, मतलब इस रेत के ऊपर, इस संवर्धन माध्यम के अंदर जिसके अंदर पोषक पदार्थ डाल रहे हैं, इसे पोषक माध्यम कहने लग गए फिर। तो पोषक माध्यम पर निर्जमीकृत अर्थात स्टेराइल, निर्जमीकृत मतलब होता है जीवाणुओं की अनुपस्थिति में जीवाणुओं को नष्ट कर देना। दरअसल ये उत्तक होता है, देखो मेरी बात सुनो, ये उत्तक है, ठीक है, उत्तक मतलब ये पादप का एक भाग है, कटा फटा एक टुकड़ा है, तो इसके ऊपर जीवाणुओं का आक्रमण हो सकता है ना, तो इसको क्या किया जाएगा, निर्जमीकृत भी किया जाएगा। तो निर्जमीकृत व नियंत्रित परिस्थितियों में संवर्धन करवा कर नए पादप प्राप्त करना ही क्या कहलाएगा, प्लांट टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन कहलाएगा। पादप की कोशिका, उत्तक या पादप के किसी भाग जैसे जड़, तना, पत्ती का निर्जमीकृत व नियंत्रित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर संवर्धन करवा कर नए पादप प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, पादप उत्तक संवर्धन कहलाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पादप उत्तक संवर्धन का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो गोटलिब हेबरलैंड द्वारा किया गया। इम्पोर्टेंट है ये, इम्पोर्टेंट, पादप उत्तक संवर्धन का सर्वप्रथम प्रयास, पादप उत्तक संवर्धन का सर्वप्रथम प्रयास 1902 में गोटलिब हेबरलैंड GOTTLE गोटलिब हेबरलैंड BER गोटलिब हेबरलैंड द्वारा किया गया,
ठीक है। टोटिपोटेंसी शब्द अर्थात पूर्ण शक्तता शब्द के बारे में बताया तो मॉर्गन ने था 1909 के अंदर, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पादप उत्तक संवर्धन का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया था? गोटलिब हेबरलैंड के द्वारा 1902 के अंदर किया गया था। अब यहाँ पर आ रही है पादप उत्तक संवर्धन के दौरान काम में ली जाने वाली टर्मिनोलॉजी। जैसे भैया नहाने के दौरान हम जब नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो उस दौरान कौन सी टर्मिनोलॉजी या शब्दावली काम में ली जाएगी? यहाँ पर जो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पादप उत्तक संवर्धन के दौरान काम में ली जाने वाली शब्दावली, या मैं केवल शॉर्ट में लिखूं शब्दावली। शब्दावली इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। जैसे कि नहाने के दौरान काम में ली जाने वाली शब्दावली। अरे भैया नहाने के दौरान कौन कौन से उपकरण काम में आ रहे हैं, ठीक है, क्या कौन कौन से साधन काम में आ रहे हैं? जैसे साबुन काम में आ रहा है, ठीक है, साबुन हो गया, ठीक है, तो साबुन की परिभाषा क्या है? ठीक है। शैम्पू काम में आ रहा है, ठीक है, तो शैम्पू की परिभाषा क्या है? फेस वॉश, थोपड़े को रगड़ रगड़ के गोरे होने के लिए लोग फेस वॉश लगा रहे हैं, ठीक है, तो फेस वॉश की परिभाषा क्या है? किसे कहेंगे फेस वॉश? तो ये नहाने की शब्दावली होगी ना, ठीक है। उसी प्रकार से खाना बनाने की शब्दावली क्या होगी? राई, जीरा, हींग, हल्दी, मिर्च, ठीक है, भाटा, ढीमका, आ रही है सब कुछ, ये सारी की सारी बातें क्या है, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है, यहाँ पर उत्पादकों का उत्तक संवर्धन करवाते समय कुछ शब्द काम में लिए जाते हैं और उन्हीं शब्दों को पादप उत्तक संवर्धन की क्या बोलते हैं? शब्दावली या टर्मिनोलॉजी कहते हैं। हम पढ़ेंगे पादप उत्तक संवर्धन के दौरान काम में ली जाने वाली टर्मिनोलॉजी के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला शब्द है वो है संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम, इसे कल्चर मीडिया भी कहते हैं। संवर्धन माध्यम को किस नाम से जाना जाता है? कल्चर माध्यम भी, कल्चर मीडियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लिखिए यह है पोषक माध्यम होता है, यह है पोषक माध्यम होता है जिस पर पादप उत्तक का संवर्धन करवाया जाता है। क्या भैया है? कैमरा तो चालू है ना भैया? पता चला हवा कोई पढ़ा रहा हूँ मैं। हाँ भैया कैमरा भी चालू है, ठीक है ना। इधर आप देखिए, संवर्धन माध्यम, कल्चर मीडिया, यह पोषक माध्यम होता है जिस पर पादप उत्तक का संवर्धन करवाया जाता है। देखिए इधर थोड़ी देर पहले हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने रेत ले ली थी, ठीक है, रेत प्लस पोषक पदार्थ, ठीक है। तो इस रेत और इस पोषक पदार्थों के मिश्रण के ऊपर ही तो जो ये पादप उत्तक है, इसको कैसा भी बना सकते हो पादप उत्तक को, ठीक है। तो पादप उत्तक का संवर्धन करवाया जाता है, ठीक है। पादप उत्तक का क्या करवाया जाता है? यहाँ पे संवर्धन करवाया जाता है। तो रेत और पोषक पदार्थ पर पादप उत्तक का क्या करवाया जा रहा है? संवर्धन करवाया जा रहा है। यह एक माध्यम ही तो है, क्या है? एक माध्यम, और ये माध्यम क्या कहलाएगा? पोषक माध्यम। तो जिस पोषक माध्यम के ऊपर पादप उत्तक का संवर्धन करवाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे कर्तोत्तक। सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे कर्तोत्तक। इसे एक्स प्लांट कहते हैं इंग्लिश में। पादप
पादप का वह भाग जैसे क्या हो गया, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, ठीक है, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, उत्तक, पादप का वह भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, उत्तक आदि जिसका संवर्धन करवाया जाता है। पादप का वह भाग जिसका संवर्धन करवाया जाता है वो ही, जैसे उसका कुछ जड़ भी ले सकते हैं, ठीक है, जड़, तना, पत्ती, उसका कोई पुष्प ले लिया या पुष्प का भाग भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे पुंकेसर, जायांग, अंडाशय, ठीक है ना, या कोई उत्तक ले लिया उसका, और उसका हम संवर्धन करवा रहे हैं तो उस पादप के भाग को ही किस नाम से जाना जाता है, कर्तोतक के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था और उसमें मैंने रेड रंग का बनाया था कर्तोतक, ठीक है, जिसका यह मैं बार बार लिख रहा था, पादप, उत्तक जिसका संवर्धन करवा रहे हैं, तो पादप का वह भाग जिसका संवर्धन करवाया जाता है वही भाग क्या कहलाता है, कर्तोतक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरे नंबर पर एक शब्द आता है उसे कहते हैं केलस, उसे कहते हैं केलस। मैं सारे को ही मिटा देता हूँ ताकि अच्छे से हम लिख पाएं। केलस, किर्ण या केलस, यह क्या होता है, यह नव संवर्धित विभज्योतकी यह नव संवर्धित विभज्योतकी कोशिकाओं का असंगठित समूह होता है। नव संवर्धित विभज्योतकी कोशिकाओं का असंगठित समूह ही किर्ण या केलस कहा जाता है। बिल्कुल सरल है, आप समझिए ध्यानपूर्वक। ये एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पोषक माध्यम ले लिया, ठीक है, और पोषक माध्यम के ऊपर क्या ले लिया भैया, कोई कोशिका ले ली या कोई उत्तक ले लिया, ठीक है। जब इसके ऊपर पोषक पदार्थ डाल रहे हैं, इसके ऊपर कुछ पोषक पदार्थ डाले जा रहे हैं, इसको पोषण मिल रहा है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सेल डिवीजन होगा। क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, और सेल कोशिका विभाजन से कोशिकाओं का क्या बन जाएगा, कोशिकाओं का एक समूह बन जाएगा, और इस कोशिकाओं के समूह को क्या बोल रहे हैं, केलस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखो ये नव संवर्धित क्यों कहला रही है, देखो यह नव संवर्धित क्योंकि ये नई है। पोषण जैसे ही पादप की कोशिका को या उत्तक को पोषण प्रदान किया, पोषक माध्यम के ऊपर रख के जैसे ही पोषण प्रदान किया, उसमें विभाजन हुआ और नई कोशिकाएं बन गई, संवर्धन के द्वारा क्या बन गई, उसमें नई कोशिका बन गई। तो इसे क्या बोल रहे हैं कि यह नव संवर्धित विभज्योतकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर एक कोशिकाओं का गुच्छा बनने जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, विभज्योतकी कोशिकाएं, ठीक है। विभज्योतकी कोशिकाएं वो होती है जो लगातार विभाजन करती रहती है, ठीक है, का असंगठित समूह कहते हैं। असंगठित समूह का मतलब है सभी कोशिकाएं समान हैं, अभी इसमें कुछ जड़, तना, पत्ती आदि में विभेदीकरण नहीं हुआ है, ठीक है। तो यह नव संवर्धित विभज्योतकी कोशिकाओं का असंगठित समूह होता है। केलस या किर्ण क्या होता है, नव संवर्धित विभज्योतकी कोशिकाओं का असंगठित समूह होता है। 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है भैया, तो इसे पढ़ लेने का, ठीक है ना, वरना आपके नंबर का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे जीव द्रव्यक,
प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है जीव द्रव्य? प्रोटोप्लाज्म क्या है इसे भी हम पढ़ लेते हैं। चित्र को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ। इधर आप देखिए, पादप जो सेल है, देखिए इसमें ये न्यूक्लियस है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है। ये जो है कोशिका द्रव्य, ठीक है, या इसको हम बोल देंगे सीपी, साइटोप्लाज्म, ठीक है। एन मतलब है केंद्रक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, केंद्रक मतलब एन, ठीक है। ये क्या है? ये सीएम है, कोशिका झिल्ली, अर्थात सेल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। अब क्या होता है, जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली के चारों तरफ मोटी सी सेलुलोज की बनी हुई ये ऐसी कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, ठीक है। पादप कोशिका में क्या पाई जा रही है? एक कोशिका भित्ति भी पाई जा रही है, कोशिका भित्ति, CW, सेल वॉल पाई जा रही है, ठीक है। अब अगर क्या कर दें, इसकी कोशिका भित्ति को अपन हटा दें, मतलब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है, इसके अंदर सीपी, साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है। लेकिन जो इसकी कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, उसको हटा दिया गया है। तो जीव द्रव्यक या साइटोप्लाज्म क्या है? भित्ति रहित पादप कोशिका को ही क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। ये पादप कोशिका है, इसकी भित्ति हटा दी, कुछ रसायन का उपयोग करके कुछ रसायन डाला कि इसका सेलुलोज नष्ट हो गया, इसकी भित्ति गायब हो गई, ठीक है ना। तो भित्ति रहित पादप कोशिका को ही क्या बोलते हैं? जीव द्रव्यक या साइटोप्लाज्म कहते हैं। भित्ति रहित पादप कोशिका, भित्ति रहित पादप कोशिका को ही क्या बोलते हैं? शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। भित्ति रहित पादप कोशिका को ही क्या बोलते हैं? जीव द्रव्यक या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। 5वें नंबर के ऊपर जो शब्द आ रहा है वो है निर्जर्मीकरण। देखो, जो हम उत्तक ले रहे हैं वो पादप का, जैसे हम बोले हैं, मेरी बात सुनो, अगर हमारी उंगली को काट के हम अगर हम हमारी उंगली को काट कर इसका संवर्धन करवाएं तो ठीक है भैया। जो ये उंगली कट गई, इस कटी हुई उंगली में से खून वगैरह निकलेगा ना, तो जीवाणु इसकी तरफ आकर्षित होंगे, जीवाणु इसके ऊपर आक्रमण करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पार्टी स्टार्ट कर देंगे वो, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर सड़ने लग जाएगी उंगली। क्या होने लग जाएगी? सड़ने लग जाएगी। तो उंगली का पहले क्या करेंगे? निर्जर्मीकरण करेंगे, उसका स्टेरिलाइजेशन करेंगे, कोई केमिकल छिड़केंगे। आजकल आपने सुना होगा कोरोना की बीमारी चल रही है, तो हम जहाँ भी जा रहे हैं हमारे बार बार हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, हाथों को साफ कर रहे हैं। अरे ये बात आपको समझ में? तो क्या कर रहे हैं वो? निर्जर्मीकरण ही तो कर रहे हैं, स्टेरिलाइजेशन ही तो कर रहे हैं हाथों का, ठीक है, ताकि यह जो जीवाणु है इनका संक्रमण हमारे शरीर में ना फैले, इस वायरस का संक्रमण हमारे शरीर के अंदर ना फैले। तो निर्जर्मीकरण का मतलब क्या है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। जो उत्तक टिश्यू या जो सेल है या जो पादप के भाग है जिसका हम संवर्धन करवा रहे हैं, उस पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। इसका अर्थ है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, ठीक है। इसके बाद में एक 6ठे नंबर पर एक शब्द आता है संरोपण।
संरोपण या निवेशन। यस, इसे हम संरोपण को इनोकुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। संरोपण या निवेशन को क्या बोलते हैं? इनोकुलेशन भी कहते हैं। तो इनोकुलेशन का मतलब क्या है कि जो निर्जर्मीकृत जो पादप उत्तक है या जो कर्तोतक है उनका पोषक माध्यम पर स्थानांतरण। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं कर्तोतकों का पोषक माध्यम पर स्थानांतरण। संरोपण या निवेशन, इन कर्तोतकों का पोषक माध्यम पर स्थानांतरण करना, मतलब पादप के किसी भाग को परख नली के अंदर उस पोषक माध्यम के ऊपर ले लेना ही क्या कहलाएगा, या स्थानांतरण कर देना ही क्या कहलाएगा? संरोपण या निवेशन कहलाएगा। कर्तोतकों का पोषक माध्यम पर स्थानांतरण करना ही क्या कहलाता है? संरोपण या निवेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आ गई आपको बात समझ में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे छठे नंबर पर हम पढ़ेंगे पात्रे अर्थात इन विट्रो। यह होता है संवर्धन के लिए संवर्धन के काम में लिया जाने वाला पात्र। संवर्धन के काम में लिया जाने वाला पात्र जैसे परख नली, ठीक है, परख नली ले सकते हैं, फ्लास्क ले सकते हैं, बीकर, प्लास्टिक या कांच की कोई बोतल। मतलब जरूरी नहीं है कि कोई परख नली में ही कर्तोतकों का संवर्धन करवाया जाए। देखो कोई फ्लास्क भी ले सकते हैं, बीकर भी ले सकते हैं। फ्लास्क और बीकर तो आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब में कई बार देखे ही होंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो प्लास्टिक या कांच की बोतल भी ले सकते हैं। इसके बाद में जो अगली जो टर्मिनोलॉजी है जो 7वें नंबर की, वो है क्लोन। अलैंगिक जनन द्वारा विकसित मात्र पादप के समान विकसित संततियाँ। देखिए, इससे पहले हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे, फिर इसकी परिभाषा को हम देखेंगे। देखिए, एक गुलाब है, ठीक है, हम किसी दोस्त के घर पे गए और उसके घर पे हमने एक गुलाब का पेड़ देखा। उस गुलाब के अंदर बहुत सारे मोटे मोटे मस्त मस्त गुलाब के फूल लग रहे हैं। तो हमारा जी ललचाया, हम क्या करेंगे, एक कैंची लेंगे और उस गुलाब की एक टहनी, एक कलम को काट कर ले आएंगे, ठीक है, और उस कलम को हम घर में आके कहीं पर जमीन के अंदर रोप देंगे। कुछ समय पश्चात उसमें भी वैसे के वैसे ही गुलाब के फूल उत्पन्न होने लग जाएंगे, ठीक है। तो जो वो टहनी है, जो हम उस मात्र
गुलाब पादप में से लाए हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, जिस पादप में से हमने वो गुलाब की टहनी या कलम निकाली है ना, वो पादप कहलाएगा मात्र पादप। लेकिन जिस टहनी को हम लाए हैं, यह टहनी आगे जाकर बनाएगी संतति पादप, और इस पादप और इस टहनी के द्वारा जो संतति पादप बनेगा वो उस पहले वाले गुलाब का बिल्कुल क्लोन होगा, उसकी आनुवांशिक रचनाएं बिल्कुल समान होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अलैंगिक जनन द्वारा विकसित मात्र पादप के, देखो अलैंगिक जनन द्वारा मात्र पादप के समान, अलैंगिक जनन द्वारा, यहाँ पर 2 बार लिख दिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए आप, अलैंगिक जनन द्वारा मात्र पादप के समान विकसित संततियाँ, या मात्र पादप के समान संततियाँ विकसित करना, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये ऐसे लग रहा है, अलैंगिक जनन द्वारा मात्र पादप के समान पादप संततियाँ विकसित करना। ठीक है, अलैंगिक जनन से जो संतानें प्राप्त हो रही है पादपों की, वो बिल्कुल जेनेटिक स्ट्रक्चर में, आनुवांशिक संरचना में, गुण धर्मों में बिल्कुल अपने जनक के समान ही होती है, कोई भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपने शक्तिमान में देखा था कि एक बार जो द ग्रेट डॉक्टर साइंटिस्ट जेकाल थे, पावर, उसने क्या किया था, शक्तिमान का क्लोन बना दिया था, और जो वो क्लोन बना था शक्तिमान का, वो पुराने वाले शक्तिमान का बिल्कुल जेनेटिक स्ट्रक्चर में सेम था। ठीक है, यहाँ तक आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है, क्लोन आपको समझ में आ चुका है। तो अब हम देखेंगे कायिक भ्रूण। 8वें नंबर पर है कायिक भ्रूण या सोमेटिक एम्ब्रियो। कायिक भ्रूण सोमेटिक एम्ब्रियो। ठीक है, कायिक जनन द्वारा विकसित भ्रूण, कायिक जनन द्वारा विकसित भ्रूण ही क्या कहलाएगा, कायिक भ्रूण या सोमेटिक भ्रूण कहलाएगा। ठीक है, तो कायिक जनन क्या है, कायिक जनन वह जनन है जिसमें लैंगिक जनन की आवश्यक घटनाएं जैसे युग्मकों का संलयन होना, अर्धसूत्र विभाजन होना आदि प्रक्रियाएं नहीं होती है। कायिक जनन क्या है, पौधे के जड़ तना पत्ती द्वारा होने वाले जनन को क्या बोल रहे हैं, कायिक जनन कहते हैं। जड़ तना पत्ती या उत्तक का क्या करवा दिया, संवर्धन करवा दिया, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, नया पादप प्राप्त हो रहा है, नया भ्रूण प्राप्त हो रहा है, जिसे ही कायिक भ्रूण कहते हैं। स्वाहा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आएगा जो हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, कृत्रिम बीज, आर्टिफिशियल सीड। संपुटीकृत कायिक भ्रूण ही आर्टिफिशियल सीड या कृत्रिम बीज कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। कभी आप मंदिर में जाते हो तो आपको मखाने का प्रसाद देते हैं। क्या देते हैं भैया? वहाँ पर मखाने का प्रसाद देते हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं कि बीच में होता है गेहूं का दाना, और उस गेहूं के दाने के चारों तरफ शक्कर चिपकी रहती है, सफ़ेद सफ़ेद सी रंग की, सफ़ेद सफ़ेद सी रंग की शक्कर चिपकी रहती है। ठीक है, ठीक है, हमें देते हैं ना मखाने का प्रसाद देते हैं, तो आप देखते हैं उसके बीच में गेहूं का दाना होता है। ठीक है, चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद सी शक्कर चिपकी रहती है। ठीक है, तो आप देखिए, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि गेहूं के दाने के चारों तरफ शक्कर का संपुट लगा दिया। क्या लगा दिया? शक्कर का संपुट कर दिया। तो अपन इसे क्या बोल सकते हैं? इसे संपुटीकृत गेहूं का दाना बोल सकते हैं ना। मखाने को हम क्या बोल सकते हैं? संपुटीकृत गेहूं का दाना। तो वैसे ही क्या किया, पादप का कोई कायिक कोशिका ले ली। ठीक है,
कोई जड़ तना पत्ती का कोई टुकड़ा ले लिया, ठीक है, कोई कायिक उत्तक ले लिया, उसका संवर्धन करवा लिया और उस संवर्धन से छोटा सा एक कायिक भ्रूण प्राप्त हुआ और उस कायिक भ्रूण के चारों तरफ क्या किया, उस कायिक भ्रूण के चारों तरफ क्या किया, कुछ रासायनिक पदार्थों का लेप लगा दिया ताकि वो कायिक भ्रूण लंबे समय तक जीवित रहे, लंबे समय तक भी वो सुरक्षित रहे। ठीक है, आ रही है बात आपको समझ में। फिर क्या कर सकते हैं, उन संपुटीकृत कायिक भ्रूणों को किस नाम से जाना जाएगा, कृत्रिम बीज या आर्टिफिशियल सीड के नाम से जाना जाएगा और उन्हें आराम से बोरियों में भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। इसके बाद में आएगा 90 नंबर के ऊपर सूक्ष्म प्रवर्धन, इसे माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। क्या है इसकी परिभाषा, पादप उत्तक संवर्धन द्वारा, पादप उत्तक संवर्धन द्वारा, पादप उत्तक संवर्धन द्वारा, पादप उत्तक संवर्धन द्वारा पादप उत्तक संवर्धन द्वारा मात्र, पादप उत्तक संवर्धन द्वारा शॉर्ट में लिख देते हैं, पादप उत्तक संवर्धन द्वारा नए पादप प्राप्त करना। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि पादप उत्तक संवर्धन द्वारा नए पादप प्राप्त करने क्या कहलाएगा, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन। इसमें 4 चरण के बारे में हम पढ़ेंगे, शून्य चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, और इन चरणों से हम एक नए पादप को उत्पन्न करके देखेंगे। वही परख नली ले लेंगे, उसमें वही संवर्धन माध्यम ले लेंगे, वही उत्तक ले लेंगे, उसको पोषण प्रदान करेंगे, उससे केलस बन जाएगा। ठीक है, केलस से नया जो माइक्रो प्रोपेगेशन द्वारा एक नया छोटा सा पादप उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ बायोलॉजी को 12वीं कक्षा की जो बायोलॉजी है, 12th क्लास की जो 12th क्लास की जो जीव विज्ञान है उसे आप एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है भैया, है भैया, क्या भैया मेहनत कर करके चश्मा लग गया भैया आपके लिए, है भैया, दबा के ठोको भैया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ठीक है, ओके, तो ये तो थी मजाक की बात। ठीक है, सीरियस हो जाइए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से मन लगाकर, एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, राधे कृष्णा। ओके।